प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए और हर क्वेश्चन का डिस्कशन बिल्कुल इजी तथा सिंपलेस्ट वे में होगा ताकि सभी बच्चे आसानी से हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ ले जाए। तो चलिए बच्चों, बात करता हूं मैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से इसने कहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का प्रत्येक प्रत्येक फलन का प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों हमें इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इनमें सबको हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यानी कि बच्चों हमें यही ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये वाला फलन दिया गया था और इसका समाकलन ज्ञात करना था, तो मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया और ये जो समाकलन का जो वेरिएबल जो चर होता है उसको मैंने लगाया। अब जरा देखो बच्चों, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, हर बच्चों को हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को करने के लिए हमें अनिश्चित समाकलन के प्रतिस्थापन विधि का यूज करना होगा। प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि जो आपके सामने फलन दिया गया होता है, यानी जो समाकल्य दिया गया होता है, उस समाकल्य के कुछ भाग का अवकलज इसमें मौजूद होता है, तभी हम लोग वहां पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा, ये जांच करना होगा कि जो आपको समाकल्य दिया गया है उस समाकल्य में इसके किस भाग का अवकलज कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से इसको देखो, ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है, बिल्कुल होता है। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है तो इसी को बच्चों हम क्या मानेंगे, इसी को हम लोग मान लेंगे कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। दोनों तरफ बच्चों x के सापेक्ष हम लोग अवकलज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करोगे बच्चों तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से 1 का अवकलज 0 हुआ और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x हुआ और t का x के सापेक्ष अवकलज dt बाई dx ही होगा। इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यानी कि बच्चों ये क्या आ गया, 2x बराबर क्या आया, dt बाई dx आ गया। अब जरा देखो, यहां से आप एक काम कर लो, यहां से इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप dx को t के फॉर्म में ला लो। यानी कि dx बराबर क्या आ गया बच्चों, dt बाई 2x आ गया। इतनी बात आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने प्रश्न में यानी कि समाकल्य में मैंने दिए देखा कि इसमें इसके किस भाग का अवकलज मौजूद है। तो इसका अवकलज ये है तो इसको मैंने t माना, t लेकर के x के सापेक्ष मैंने इसका अवकलज ज्ञात किया। ठीक है, अब चलो बच्चों, अब फिर से मैं क्या करूं, फिर से जो ये हमारा समाकल्य है उसको मैं लेता हूं। ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2x तो 2x ही हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, t रखूंगा। यहां से बच्चों dx की जगह मैं क्या रख सकता हूं, dt बाई 2x रख दिया। अब बच्चों 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास बच्चों आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला मालूम है, आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, उसमें ये बताया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है बाबू ये लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये क्या आएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी।
अब बच्चों यहाँ पर जो आपका समाकल जिस चर राशि में होता है उत्तर भी आपका उसी चर राशि का आना चाहिए, यानी कि टी चर राशि में उत्तर नहीं आना चाहिए। तो आपने टी को क्या माना था, टी को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना था। तो बस बच्चों क्या कर दो, यहाँ पे आप टी की जगह आप मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी मॉड टी की जगह आप ये रख दो प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर। उम्मीद है कि सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। फिर मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मैं चलता हूं। चलो बच्चों, क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो समाकल्य दिया गया है वो दिया है बच्चों, ये दिया है log x होल स्क्वायर अपॉन x। और इसका ही क्या करना है बच्चों, इसका ही हमें समाकलन निकालना है। इसका जब हमें समाकलन निकालना है तो आप जानते हो कि यहाँ पे यानी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आया, ये log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है बच्चों, क्या करें, जो हमारे पास ये समाकल्य दिया गया है इसका समाकलन निकालने के लिए अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसका समाकलन निकाल लूं। तो जब फॉर्मूला नहीं है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। दूसरा तरीका में आपको क्या अपनाना है, दूसरा तरीका यानी कि अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि को। अब आप जरा गौर से देखिए, अब आपको बच्चों ये अंदाजा लगेगा, अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा होगा। आप जरा इसको देखो लॉग एक्स को। बच्चों लॉग एक्स का जो अवकलज होता है वो 1/x होता है। लॉग एक्स का अवकलज बच्चों आपको मिस जब आपको अवकलज में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है बच्चों, ये 1/x होता है। यानी कि आपको पता चल गया कि इस पूरे समाकल में, इस पूरे फलन में इस भाग का अवकलज इसमें मौजूद है। तो बच्चों जिसका अवकलज इसमें मौजूद होता है उसी को आप टी मानते हो। क्या करते हो बच्चों, आप उसी को टी मानते हो। तो आप मान लो यहाँ पे, माना बच्चों यहाँ पे मैंने क्या माना, मैंने log x को टी मान लिया। log x को टी मानने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष बच्चों क्या करो, आप अवकलज करो, अवकलज निकालो। ठीक है, तो दोनों तरफ बच्चों जब आप x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करोगे बाबू तो ये ऐसे ही होगा, log x का 1/x हो गया, यहां से बच्चों ये dt/dx हो गया। वो लास्ट वाले क्वेश्चन वाला पैटर्न फॉलो करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx बराबर क्या लिख लोगे, x इंटू dt लिखोगे। लिख लिया आपने, ये इतनी बातें हो गई। इतनी बातें जब बच्चों हो गई तो फिर से हम जिसका समाकलन निकालना है उसको मैं फिर से लेके आऊंगा। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। जब बात समझ आ रही है बाबू तो ये क्या होगा, यहां से हो गया इंटीग्रेशन, आपने log x को t माना है तो ये हो गया यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन एक्स, और आप dx की जगह बच्चों क्या रखोगे, x इंटू डी रखोगे। x इंटू आपने dt रखा बच्चों, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt आ गया। अब इतनी बातें जब आ गई तो अब आपको समाकलन का ये फॉर्मूला तो मालूम होगा। समाकलन में आपको ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस का c होता है। मालूम है ना, मालूम है ना बच्चों ये, हाँ मालूम होगा आपको। जब मालूम है इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब देखो t की घात 2 है यानी t की घात 2+1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों अपॉन 2+1 प्लस का c। अब बच्चों ये क्या हो गया, t की घात 3 अपॉन 3 प्लस c। अब बच्चों t को आपने किसको t माना था, t आपने log x को माना था। तो बस बच्चों यहां पे आप लिख लो log x की घात 3 अपॉन 3 प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही सही आंसर। आप आंसर मैच करा सकते हो, ये रहा इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। मैं अब मूव करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि अब हम लोग चलेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बच्चों आपको जो फलन दिया गया वो दिया गया 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब बच्चों जरा सोचो, अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इसका समाकलन बच्चों जब हम करेंगे तो अब सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज वाइज आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से फटाक से अंदाजा लगा ले रहे हो कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। लेकिन बच्चों एग्जाम में तो ऐसा नहीं होने वाला ना, एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं कि आपको टॉपिक वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे यानी एक्सरसाइज वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां आप कैसे समझोगे कि किस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस बात को भी तो समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो ध्यान से देखो बच्चों,
जो आपके सामने जो समाकल, इसको बच्चों हम लोग समाकल्य बोलते हैं, जो समाकल, इसको इंग्लिश में इंटीग्रांड बोलते हैं, ये दिया गया है, इसका समाकलन निकालने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कि ये समाकल, ये समाकल निकालने के लायक डायरेक्ट नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब दूसरा ऑप्शन जो हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, बच्चों प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, तो जरा सोचो, अगर मैं इसको इस पूरे को अगर मैं टी लेता हूं, इस पूरे को, तो पूरे को टी लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि x प्लस एक्स लॉग एक्स को अगर आप टी मानते हो तो इसका अवकलज भी तो यहां मौजूद होना चाहिए। इसका अवकलज यहां पे फिलहाल मौजूद नहीं है। अगर x को आप टी लेते हो तो x का अवकलज 1 तो है, लेकिन बाकी चीज ऐसे बच जाएंगे। अगर आप x इंटू लॉग एक्स को टी लेते हो तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहां पे नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या करें? तब बच्चों इस कंडीशन में बच्चों आप जानो कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, और वैसे सॉल्व किया जा रहा है तो आखिर क्यों किया जा रहा है वैसा, ये भी आप जानो। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे जरा आप गौर से देखिएगा, यहां पे जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करके मैं क्या करूंगा, इन दोनों में देखो x कॉमन है, मैंने x कॉमन लिया, 1 प्लस ये क्या हो गया बच्चों, ये log x हो गया। बात समझ आई, dx। अब बच्चों जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेते हो तो इसका अवकलज 1 बाई एक्स होगा, क्योंकि एक का अवकलज 0 और लॉग एक्स का अवकलज 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इसमें मौजूद है, यानी इस पार्ट को अगर आप टी ले लेते हो तो आपको फायदा हो जाएगा बाबू। तो अब आप क्या कर लो, आप यहां पे कर लो, माना माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर आपने टी ले लिया, दोनों तरफ x के सापेक्ष आप क्या करो, इसका अवकलज ज्ञात करो। अवकलज ज्ञात करोगे तो बाबू क्या होगा, जरा सोचना क्या होगा, ठीक है। अब जरा देखो, 1 का अवकलज बच्चों 0 हुआ, लॉग एक्स का क्या हुआ, 1 बाई एक्स हुआ, ये क्या हुआ आपका dt बाई डी एक्स आ गया, यानी कि 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आया बच्चों, dt बाई डी एक्स आ गया। इतनी बात बच्चों समझ आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो dx बराबर क्या आ गया, ये x इंटू dt आ गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो अब मैं फिर से अपने समाकल्य को लेके आ रहा हूं, इस वाले समाकल्य को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू क्या आया बच्चों, dx आया। ठीक है, अब आइए जरा वैल्यू को पुट किया जाए। अब बच्चों मैंने ये देखो, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स तो एक्स ही हो गया, इस पूरे को मैंने टी माना, इस पूरे को मैंने टी माना है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या रखा, टी रखा। फिर dx की जगह मैं क्या रखूंगा, x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी रखा। x से x बच्चों कैंसिल आउट हो गया, यानी ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, इतना आया ना। और जब इतना आ गया तब आपको फॉर्मूला मैं बताया हूं बच्चों, जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो उतनी बार आप फॉर्मूला जरूर नोट डाउन करो। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो अवकलन, जो समाकलन होता है, वो होता है बच्चों लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे अगर आप समाकलन निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉड टी प्लस सी होगा। और आप जानते हो टी आपने किसको माना, टी आपने 1 प्लस लॉग एक्स को माना है, तो मॉड ऑफ 1 प्लस ये क्या लॉग एक्स प्लस का सी, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ये रहा बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं चौथे की बात कर लूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx। ठीक है, ऐसे हमें इसको समाकलन निकालना है। अब बच्चों इसका समाकलन निकालना है तो आप जरा ध्यान से देखना, क्या इतने का समाकलन निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? आपको जो भी बेसिक फॉर्मूले बताए गए हैं क्या उसमें कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है। तो क्या किया जाए, यानी कि जो हमें ये फंक्शन गिवन है वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब सोचना होगा कि अब कौन सा मेथड यूज करें कि हम क्या हो जाए, ये इंटीग्रेट हो जाए, यानी इसका समाकलन निकाला जा सके। तो बच्चों जरा गौर से देखो, अगर आप इस cos x को लो, cos x का अवकलज क्या, cos x का अवकलज बच्चों माइनस साइन x होता है। माइनस को अभी साइड करो, साइन x तो आया ना, यानी cos x का अवकलज साइन x तो एक तरह से आया ना, माइनस को तो अभी साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी इस पार्ट का अवकलज इसमें मौजूद है। जब इस पार्ट का अवकलज मौजूद है बच्चों, तो आप यहां से क्या कर लोगे, अब आप यहां से क्या करोगे, माना cos x बराबर आपने क्या ले लिया, t ले लिया। अब दोनों तरफ बच्चों क्या करो, आप x के सापेक्ष, दोनों तरफ आप x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। जब बच्चों आप अवकलज ज्ञात करोगे तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा, cos का क्या होता है, माइनस का sin x होता है,
यहाँ क्या आया बच्चों, ये dt बाई डी एक्स आ गया। यानी कि बच्चों अगर मैं x को dx को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये dt अपॉन माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। बच्चों इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई। तो बच्चों मैं फिर से अपने समाकल्य को लेकर के आया हूं। समाकल्य हमारा क्या है, ये है साइन x इंटू ये साइन कॉस x, साइन कॉस x dx। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स ही हो गया, ये साइन साइन ही हो गया। बच्चों cos x को मैंने t माना है तो यहाँ पे cos x की जगह ये t हो गया। फिर dx की जगह बच्चों क्या लिखूंगा, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, dt अपॉन माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब बच्चों क्या हुआ, माइनस साइन एक्स से सॉरी साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ये जो माइनस है इस माइनस को चाहूं तो मैं माइनस को बाहर ले सकता हूं। ये क्या आ गया बच्चों, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी आ गया। ठीक है। और बच्चों अब आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये बताया गया है, आपको बेसिक फॉर्मूला ये बताया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है बच्चों ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो इस तरह बच्चों इस फॉर्मूले के थ्रू ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस हो गया। उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस का सी। यानी कि बच्चों फाइनली ये क्या हो गया, ये आंसर आया आपका cos x प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का समाकलन। तो आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे की ओर चलता हूं, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हमें कहां चलना है, फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर बच्चों में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको एक फंक्शन दिया गया है, यानी आपको इंटीग्रेशन निकालना है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका बच्चों आपको समाकलन निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बेसिकली दो टाइप से कराऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को दो टाइप से कराऊंगा। एक मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा तो हो सकता है कि एनसीईआरटी से आंसर मैच ना करे। तो आप कहोगे सर आंसर गलत होगा। नहीं बाबू, आंसर गलत नहीं होगा। जो मेरा आंसर आएगा ना उसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एनसीईआरटी का आंसर से मैच कर जाएगा, बट सिंप्लीफाई करने में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है। तो एक तरीका मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं जिसका भी आंसर एग्जैक्टली सही होगा। एक तरीका मैं एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने के लिए कराऊंगा। आपको जो बेटर लगेगा वो आप करिएगा, ठीक है। जो आपको बेटर लगेगा बच्चों आप करना। जरा ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले मैं अपना तरीका करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां से क्या है, यहां से मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में आप जरा अंदाजा लगाओ, इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है। और जब दो फलनों का गुणा होगा तो अभी तक आपको कोई वैसा रूल नहीं मालूम है जिसके जिसके द्वारा आप उसका समाकलन निकाल पाओ। ये अवकलज नहीं है कि आप गुणनफल नियम लगा दो, ये समाकलन है बच्चों, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप कॉस को, कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर आप टी मान लेते हो, इसका अवकलज साइन होता है, माइनस साइन होता है, वो बात मैं मानता हूं, बट साइन होता है ना, ठीक है। यानी इसका मैं इस पूरे समाकल्य में इस पार्ट का अवकलज मौजूद है, ठीक है। तो जरा सोचो बच्चों, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसी बिहाफ पे मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना माना cos ए एक्स प्लस बी, cos ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब दोनों तरफ बच्चों मैं x के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, इसका अवकलज निकाल रहा हूं। यानी ये cos और ये बच्चों क्या ए एक्स प्लस बी बराबर ये क्या आ गया बच्चों, डी टी बाई डी एक्स। बात समझ आई बच्चों। यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, श्रृंखला नियम लगा करके इसका अवकलज निकालना पड़ेगा। cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर बच्चों ए एक्स प्लस बी का निकालोगे ना तो ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का जीरो हो जाएगा। और इधर बच्चों क्या हुआ, ये डी टी बाई डी एक्स हुआ। यानी इसको आप देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आया। यानी कि बच्चों आप डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, जल्दी से फटाफट बताओ। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब बच्चों क्या होगा, अब मैं इस समाकल्य को लेकर के यहां पे आ रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। बच्चों आपने इसको टी मान लिया, इसको आपने टी माना, इसको आप लिख लो टी, ठीक है। और बच्चों dx की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन माइनस ए साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी। यानी इसको आप लिखोगे dt अपॉन माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी।
ए एक्स प्लस बी, इतना लिख सकते हो। अब बच्चों जरा गौर से देखो, इतने से यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ए यहाँ पे अचर है, तो बच्चों -1/a, भैया ये जो माइनस नीचे है इसको मैं अंश में लेकर चला गया, -1/a टी dt में इसको लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। जब इतना लिख सकता हूं तो आपको अब तो फॉर्मूला मालूम है ना, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया गया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, ये होता है x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है बच्चों। तो इसी अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया -1/a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, t की घात 1+1 अपॉन 1+1 प्लस का c, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया, आप देख सकते हो -t² अपॉन 2a प्लस c। लेकिन t की वैल्यू क्या है बच्चों, t हमने cos ax प्लस b को माना है, यानी कि -cos² ax प्लस b अपॉन 2a और प्लस c, ये वाला प्लस c, ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इस आंसर को आप एनसीईआरटी से मैच कराओगे तो मैच नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन 100% राइट है बच्चों, 1% भी गलत नहीं है। अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जहां से आपको आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो आंसर मैच कर सकता है, लेकिन उतना मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या एग्जाम हॉल में एग्जामिनर एनसीईआरटी लेके जाएगा क्या, वो देखेगा कि एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं देखेगा। वो आपके प्रोसीजर को देखेगा, आपके तरीके को देखेगा कि बच्चा कैसा क्वेश्चन किया है। आपका जो कॉपी होता है ना, कॉपी का एनालिसिस, कॉपी के थ्रू आपके नॉलेज का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है, आपका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ा जाओ, आगे मैं चलता हूं। अब मैं इसी क्वेश्चन को बाबू, इसी क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी से मैच कराने वाला आंसर करके दिखा रहा हूं। देखो अब वो कैसे एनसीईआरटी से मैच करेगा उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां था ना, देखो फिर से मैं इस 5वें क्वेश्चन को सेकंड मेथड के थ्रू करके दिखा रहा हूं। ये इंटीग्रेशन है बच्चों, ये है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये क्या आया बच्चों, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब जरा बच्चों क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सिंप्लीफाई करूं, डायरेक्ट तो सिंप्लीफाई, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट होने लायक है नहीं। जब डायरेक्ट इंटीग्रेट होने लायक नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूं क्या। अब बच्चों इसको करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। बच्चों आपने एक चीज पढ़ा होगा, आपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है ना, होता है। तो आप जरा गौर से देखो, इस दोनों फंक्शन में ये क्या है, थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू दोनों एक्जेक्टली सेम है। तो जब दोनों सेम है तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको आप बाहर ले लो और ऊपर वाले 2 को अंदर रहने दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपको समाकल्य दिया गया है, उस समाकल्य को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इतना पापड़ बेल रहा हूं बच्चों। अब रही बात कि बच्चों के दिमाग में ये कैसे आएगा कि हमें ऐसे करना है, इसीलिए तो बच्चों मैंने पहला मेथड बताया कि इस क्वेश्चन को देख करके बच्चों के दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि यही करना है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो शायद आएगा कि यहाँ पे साइन फलन भी है और कॉस फलन भी है, तो कॉस फलन को टी मान लूंगा तो उसका डेरिवेटिव साइन फलन होता है और वैसे आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब इसको क्या लिखूंगा, ये 1/2, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है उस फॉर्मूले के बिहाफ पे। साइन 2 और थीटा की वैल्यू ए एक्स प्लस बी और ये dx, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आया 1/2, इसको आप लिख सकते हो साइन 2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है 2ax प्लस 2b। अब बच्चों आ गया dx। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका समाकलन निकाला जा सकता है। यहाँ पे बच्चों इसका समाकलन निकालने के लिए एक्चुअल में आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स dx बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, आपको मालूम है ना। तो अब x की वैल्यू तो ये पूरी है। अब बच्चों एक बात और, यहां पे ये जो फलन आया ये संयोजित फलन है, क्या है, ये संयोजित फलन है। संयोजित फलनों का समाकलन कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताया हूं, देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 1/2 बच्चों, इसका समाकलन निकालोगे तो एक्चुअल में क्या आएगा, ये साइन में ये माइनस कॉस 2ax प्लस 2b आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या करते हैं कि जब हमारे पास फलन संयोजित होता है तो ये जो कंपोजिट पार्ट है, ये जो संयोजित भाग है, अगर ये अंश में आया है तो इसका हर
इसका हर में अवकलज निकाल दिया जाता है, या हर में आया है तो अंश में अवकलज निकाल दिया जाता है। ये मैं आपको पहले एक्सरसाइज 7.1 में बताया हूं। यानी कि इसका क्या करोगे अब आप हर में इसका अवकलज निकालोगे, तो हर में अवकलज निकालोगे तो बच्चों 2ax का x के सापेक्ष अवकलज 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा। ठीक है, और 2b का शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? कंपोजिट पार्ट एक्चुअली ये अंश में आया है तो हर में इसका अवकलज निकाला जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये सी कर दिया जाएगा। यानी कि बच्चों इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 2 दूना 4a 2 दूना 4a प्लस सी। बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप एनसीईआरटी से मैच कराओगे तो ये आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ये मैं पूरे गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि ये आंसर बच्चों मैच कर जाएगा। मैं एक बार आंसर जरा चेक कर लूं, देख लूं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो लो। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 था ना। एक मिनट बच्चों, मैं जरा देख लूं इसका आंसर, कंफर्म कर दूं आपको ताकि आपको भी मजा आए। एक सेकंड बच्चों। 7.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5वां ना? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आंसर सही आया। बस इस 2 को बाहर ले लिया है। बस यहां से इसमें से 2 को तो कॉमन लिया जा सकता है ना। 2ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी, यही एग्जैक्टली आंसर आया। बस इस 2 को कॉमन ले लिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब आप सेटिस्फाइड हो गए? चलो बच्चों, अब मैं चलता हूं कहां पे। अब मैं बच्चों मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बच्चों तो यहां पे हमें दिया है क्या? इस समय एक फलन दिया गया, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। यानी कि हमारे पास फलन दिया गया अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों कहानी यहां पे ये है कि इसको कैसे, इसका समाकलन कैसे निकालें। ये अंडर रूट में आया है। किस में आया है? अंडर रूट में आया है। जनरली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसका डायरेक्ट समाकलन निकाल पाए। लेकिन बच्चों अब आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप इसको टी ले लेते हो, इसका टी ले लोगे तो इसका अवकलज ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, जो कि अचर होगा, उसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप इसको टी नहीं मानोगे ना तो आप डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है और अंडर रूट के अंदर ये 2 पदों में बटा हुआ है, तो 2 पद का आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो कोई श्रृंखला नियम होता नहीं है। यहाँ पे समाकलन में कोई चेन रूल या श्रृंखला नियम नहीं होता है अवकलज की तरह कि आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहाँ पे? बस बच्चों ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आप यानी कि ए एक्स प्लस बी को आप क्या कर लो बाबू, यहाँ पे आप इसको टी मान लो। दोनों तरफ आप क्या करो? एक्स के सापेक्ष बच्चों आप यहाँ पे अवकलज ज्ञात करो दोनों तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया? अब जरा ध्यान से देखना, ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, देखो ए अचर है और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 आएगा, यानी ए इंटू 1 ए आ गया। इसका क्या आएगा? 0 आएगा। बराबर ये क्या आया बच्चों? डी डी टी बाई डी एक्स। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आया? डी एक्स बराबर क्या आ गया? ये डी टी बाई ए आ गया, डी टी बाई ए आ गया। बात समझ आ गई? जब बात समझ में आ गई तो बच्चों अब देर किस बात की? अब जरा देखो, अब फिर से अपने इंटीग्रांड को लो। ये अंडर रूट, अब आपने इसको टी मान रखा है तो आप इसको अंडर रूट टी ले लो। डी टी डी एक्स की जगह क्या रखोगे? डी एक्स की जगह आप डी टी बाई ए लिख सकते हो, डी टी बाई ए। जहां बच्चों ए अचर है, ए अचर है तो ए को आप बाहर ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन अब टी अंडर रूट टी का मतलब टी की घात 1/2 डी टी। ठीक है, अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला मालूम है, आप ये जानते हो, आपको ये मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की घात एन डी एक्स बराबर क्या होता है? ये होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। जितनी बार बच्चों क्वेश्चन लिखो उतनी बार फॉर्मूला को भी आप लिखो। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये 1/a ये क्या हो गया बच्चों? टी की घात 1/2 प्लस 1। ठीक है, अपॉन 1/2 प्लस 1 इस फॉर्मूले के थ्रू बच्चों। ठीक है, प्लस का सी, यानी कि बच्चों ये क्या आया? 1/a, ये टी की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का सी आया। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3a। 3a हो जाएगा भैया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि और ये प्लस सी। ठीक है, तो आप बच्चों एग्जैक्टली अगर इसका आंसर निकालना चाहोगे तो एग्जैक्टली इसका आंसर आ गया। टू टी की वैल्यू क्या है? टी आपने ए एक्स प्लस बी को माना था, तो ये हुआ बच्चों ए एक्स प्लस बी की घात 3/2 बटा 3a
प्लस सी। ये होगा बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये होगा बच्चों इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर। जरा मैं आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 2/3 ax प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। यस, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, सही आंसर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मैं मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वें की जहां तक बात है तो बच्चों ये दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब क्या करें, कैसे करें भाई? अगर मैं इसको टी मानता हूं तो इसका टी, इसको टी मानूंगा तो इसका अवकलज 1 आएगा, क्योंकि x का अवकलज 1, 2 का अवकलज 0, यानी कि इसका अवकलज 1 आएगा, तो ये x जिंदा रह जाएगा। अगर मैं इस x को t मानता हूं तो इसका अवकलज 1 आएगा, तो फिर अंदर वाली क्वांटिटी जिंदा रह जाएगी। तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आखिर करूं क्या, क्या किया जाए? डायरेक्ट ये इंटीग्रेबल फॉर्म का है नहीं, तो आखिर कैसे किया जाए? तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने माना मैं सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि मैं x प्लस 2 को बच्चों मैं क्या मान लूं, मैंने t मान लिया। दोनों तरफ आप x के सापेक्ष अवकलज निकालो। जब बच्चों दोनों तरफ आप x के सापेक्ष अवकलज निकालोगे बाबू, तो ये क्या हो गया आपका dt बाई dx आ गया। ठीक है, अब यहां से इसका अवकलज 1, इसका 0, और ये क्या आया, dt बाई dx आया। यानी आप देख सकते हो यहां से कि dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बच्चों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, फिर भी आपके लिए कोशिश जारी है कि आप कुछ अच्छा कर जाएं, आपके लिए बस मेहनत जारी है कि हमारे सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ x। अब बच्चों देखो कि अंदर x प्लस 2 को मैंने t मान लिया है, तो इसको मैंने t लिख दिया। अब यहाँ पे dx जगह आप dx बराबर dt आ गया, dt लिख लोगे। अब बच्चों एक गंभीर समस्या और, कि अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो दो चर राशि आ गए, एक x आ गया, एक अंडर रूट 2 आ गया। अब क्या करें, अब तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है ना, आखिर हम लोग करें कैसे, इसको कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, इसका भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, कि आप फटाक से, जो x प्लस 2 को आपने t माना है ना, यहां से आप चाहोगे तो x बराबर इसको 2 को इधर लेके आ जाओगे, तो x बराबर t माइनस 2 लिख सकते हो ना। x बराबर, x को आप t के रूप में बदल सकते हो ना, हाँ बदल सकते हो। जब x को t के रूप में बदल लोगे बच्चों, तो अब हमारा हमारा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट हो गया ना। यानी अब x की जगह मैं क्या लिख लूंगा, t माइनस 2। मैं लिखूंगा यहाँ पे t माइनस 2 इंटू ये अंडर रूट t, और ये फिर dt। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एक चर राशि में हमारा पूरा समाकल्य आ गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो ये t माइनस 2, इसका t की घात 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है। अब बच्चों ये गुणा होगा, गुणा होगा तो ये t की घात 1, और इसके साथ ये जाके गुणा होगा तब पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस ये 2t रेज टू द पावर 1/2 हो गया, और ये dt हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये आया यहाँ पे t की घात 3/2 माइनस 2t रेज टू द पावर 1/2, और ये क्या आया बच्चों, dt आया। अब क्या होगा, अब इस समाकलन को अलग अलग बांटो, ये 3/2 यानी डिस्ट्रीब्यूट करो, dt दो अचर है, दो को मैंने ले लिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 dt। ठीक है, अब बच्चों आप फॉर्मूला मालूम है आपको, आपको ये फॉर्मूला मालूम है, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n, x की घात n dx बराबर क्या होता है बच्चों, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है, उसी तरह ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा बच्चों t की घात 3/2 प्लस 1। ठीक है, अपॉन, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, और यहाँ पे 3/2 प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 2 यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा उसी फॉर्मूले से 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, और प्लस का सी एक ही बार आप लगा दीजिए। ठीक है, इसके आंसर को बच्चों में कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो क्या, लेकिन यहाँ आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। अब ये क्या आया ऊपर, ऊपर आया t की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2 अपॉन ये 5/2 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, माइनस 2, ये t की घात 3/2, और यहाँ पे नीचे क्या आया, 3/2 आया, प्लस का c आया। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, दो ऊपर जाएगा तो 2t की घात 5/2 बटे का 5, ठीक है, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये 4, ये 4 t की घात 3/2, 3/2 बटे का 3 प्लस का c। ठीक है, अब बच्चों एक्चुअल में आंसर को आप उस चर राशि में लेके आना है जिस चर राशि का आपका प्रश्न है, जिस चर राशि का आपका प्रश्न है उसी में आपको उत्तर भी लाना है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
मैं ला रहा हूं, पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए, मैं जरूर आंसर ला रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अब क्या है, टी की घात 5 बटा 2 ना, देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 2/5, टी आपने किसको माना था, x+2 को, x+2 की घात 5/2, 5/2, ठीक है। उसके बाद बच्चों -4/3, टी की घात 3/2, 3 को आपने माना था, सॉरी टी को माना है x+2 की घात 3/2, 3/2 और प्लस का ये सी, ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही सही आंसर, ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही सही आंसर। तो आई थिंक बच्चों आपको यहां तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट को बच्चों में नेक्स्ट क्लास में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।